नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी टैट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर 2018 के सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ए ऑप्शन है, या ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी ऑप्शन है, स्वायत्त या द्रैक्षिक क्रिया है। सी ऑप्शन है, संज्ञानात्मक संकार्य है। डी ऑप्शन है, पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और सहज उद्देश्यपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। दोस्तों, ए ऑप्शन है, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। बी ऑप्शन है, वाक्यों के निर्माण से। सी ऑप्शन है, शब्दों के निर्माण से। डी ऑप्शन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षर, फिर शब्दों और अंत में वाक्य को सीखता है। इसके मध्य सहचर्य होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ए ऑप्शन है, केवल विशिष्ट छात्र। बी ऑप्शन है, सामान्य और विशिष्ट छात्र। सी ऑप्शन है, केवल सामान्य छात्र। डी ऑप्शन है, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त, संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। ए ऑप्शन है, निरसत्ता संबंधी दोष। बी ऑप्शन है, पठन दोष। सी ऑप्शन है, गणना दोष। डी ऑप्शन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गणना दोष। गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है और दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नगद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है दोस्तों। ए ऑप्शन है, क्षमता निर्माण का अभाव। बी ऑप्शन है, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। सी ऑप्शन है, अलगाव। डी ऑप्शन है, संवेदनशीलता। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक और अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग ना समझें और समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ए ऑप्शन है,
व्यवहारात्मक, बी ऑप्शन है दैहिक, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक, डी ऑप्शन है संवेदी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेदी। संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर का परिवर्तन दिखाई देता है। पहला शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी सांस लेना, रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज़ में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं, जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या तो लुप्त प्राय हो जाती है। दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7th क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। सही क्रम कौन सा है दोस्तों बताइए? ए ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बी ऑप्शन है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। सी ऑप्शन है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। डी ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, फिर भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, लास्ट में मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? नहीं है पे ध्यान देना है दोस्तों। ए ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, बी ऑप्शन है जनतांत्रिक, सी ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण, डी ऑप्शन है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। प्रभावशाली और आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, सहयोगात्मक और वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9th क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ए ऑप्शन है विक्टर ब्रूम, बी ऑप्शन है मास्लो, सी ऑप्शन है हर्ज़बर्ग, डी ऑप्शन है स्किनर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन और कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं और भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10th क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ए ऑप्शन है वैयक्तिक, बी ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, सी ऑप्शन है सूचना प्रक्रियाकरण, डी ऑप्शन है व्यवहार परिमार्जन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण। ब्रूम आर जोयस द्वारा मार्शवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। पहला है अंतः प्रक्रिया स्रोत, फिर दूसरा है सूचना प्रक्रियाकरण, फिर तीसरा है व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान और चौथा है व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। इन 4 प्रकार के प्रतिमानों को पुनः कई विभागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि सूचना प्रक्रियाकरण को इस प्रकार से विभाजित किया है। पहला है निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, दूसरा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान और तीसरा है आगमन प्रतिमान, चौथा है जैविक विज्ञान प्रेक्षा प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11th क्वेश्चन,
कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ए ऑप्शन है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। बी ऑप्शन है रेखीय अभिक्रम है। सी ऑप्शन है साखी अभिक्रम है। डी ऑप्शन है तैयारी और अर्जन है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से और दक्षता से करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण हैं। कौशल अधिगम गुणात्मक रूप से कई विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण कहलाता है और यह कौशल अंतरण उद्देश्यपूर्ण न होकर स्वतः होता है। अर्थात कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है ना कि लक्ष्य या उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ए ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर। बी ऑप्शन है अनिश्चित से निश्चित की ओर। सी ऑप्शन है दृश्य से अदृश्य की ओर। डी ऑप्शन है निगमन से आगमन की ओर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निगमन से आगमन की ओर। हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। पहला है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, और तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है पूर्ण से अंश की ओर, और पांचवा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठा है दृश्य से अदृश्य की ओर, और सातवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर, आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नवा है मनोवैज्ञानिक क्रम के तर्क संगत की ओर, और 10वां है अनुभव से युक्त की ओर, और 11वां है प्रकृति का अनुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्रण का प्रथम पद होता है। ए ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, बी ऑप्शन है शिक्षण, सी ऑप्शन है योजना बनाना, डी ऑप्शन है प्रस्तावना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, योजना बनाना। A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ए ऑप्शन है पृथक्करण, बी ऑप्शन है अनुप्रयोग, सी ऑप्शन है तुलना, डी ऑप्शन है अन्वेक्षण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्वेक्षण। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि पहला है अन्वेक्षण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीकरण या परिपाक, और चौथा है वर्णन या अभिव्यक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी के विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। ए है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बी है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर चुने दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन, गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठनों समितियों की सक्रिय सहभागिता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन, एक छात्र पढ़ रहा है जिसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ए ऑप्शन है दृष्टि संवेदना, बी ऑप्शन है स्पर्श संवेदना, सी ऑप्शन है ध्वनि संवेदना, डी ऑप्शन है प्रत्यक्षणा संवेदना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, ध्वनि संवेदना। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो
सबसे पहले वह हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ए ऑप्शन है 4 से 8 साल, बी है जन्म से 2 साल, सी ऑप्शन है 2 से 7 साल, डी ऑप्शन है 5 से 8 साल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 से 7 साल। पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला है संवेगात्मक गामा अवस्था, या जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। इस प्रकार पाक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी ऑप्शन है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी ऑप्शन है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी ऑप्शन है काल्पनिक भयों का अंत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, ना कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 क्वेश्चन है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के संबंध है? ए ऑप्शन है पैवलोव, बी ऑप्शन है बिने, सी ऑप्शन है चोम्स्की, डी ऑप्शन है मास्लो। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा, चोम्स्की। नोआम चोम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित और जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, बी ऑप्शन है अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी ऑप्शन है संकेत अधिगम, डी ऑप्शन है स्थान अधिगम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया है। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व है और अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 क्वेश्चन। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ए ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, बी ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, सी ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, डी ऑप्शन है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष और 8 से 10 वर्ष या विलंब विकास सामाजीकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था सामाजीकरण से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ए ऑप्शन है औपचारिक संक्रियावस्था, बी ऑप्शन है पूर्व संक्रियावस्था, सी ऑप्शन है मूर्त संक्रिया अवस्था और डी है संवेदनात्मक गामा अवस्था। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्त संक्रिया अवस्था।
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रिया अवस्था है। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन प्रारंभ कर देता है और वह वस्तुओं में अंतर और तुलना करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 क्वेश्चन। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है अधिगम की इच्छा, बी ऑप्शन है प्रेरणा, सी ऑप्शन है रुचि, डी ऑप्शन है विषय वस्तु का स्वरूप। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति, परिपक्वता, वैयक्तिकता आदि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 24 क्वेश्चन। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ए ऑप्शन है सहायतापरक व्यवहार, बी ऑप्शन है प्राथमिक लक्ष्य, सी ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति और डी ऑप्शन है आक्रामकता की आवश्यकता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सहायतापरक व्यवहार। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक में कुल 83 नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं: मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन। पश्च अन्वेक्षण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? ए ऑप्शन है स्वतः शोध, बी ऑप्शन है एल्गोरिदम और सी ऑप्शन है मानसिक वृत्ति, डी ऑप्शन है प्रकार्यात्मक स्थिरता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वतः शोध। स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सही विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होते हैं। पक्ष अन्वेक्षण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इसकी 2 प्रमुख विधियां भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 क्वेश्चन। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है स्किनर ने, बी ऑप्शन है रॉस ने, सी ऑप्शन है एबिंगहॉस ने, डी ऑप्शन है एमएल बिग्गी ने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स व अन्य के हैं। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा थर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ए ऑप्शन है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बी ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सी ऑप्शन है प्रभाव का नियम, डी ऑप्शन है तत्परता का नियम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। एल थर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम दिए हैं। मुख्य नियम अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है और गौड़ नियम बहुअनुक्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, सादृश्यता का नियम है, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है। इसलिए सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम गौड़ नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ए ऑप्शन है तर्क, बी ऑप्शन है व्यवहार, सी ऑप्शन है चिंतन, डी ऑप्शन है अभिप्रेरणा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहार। अनुकूलित
अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के पास बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, अर्थात इसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्या दूसरा नाम है दोस्तों? ए ऑप्शन है समीपस्थ अनुबंधन, बी ऑप्शन है नैमित्तिक अनुबंधन, सी ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन, डी ऑप्शन है चिन्ह अनुबंधन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन सही होगा, नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन भी है। अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्बलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। ए ऑप्शन है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, बी ऑप्शन है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, सी ऑप्शन है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, डी ऑप्शन है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं हैं। सामान्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। अधिगम अभिवृद्धि पहली, दूसरी है अधिगम समायोजन, तीसरी है अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया और चौथी है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, पांचवी है अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है और छठी है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है और सातवीं है अधिगम अनुभवों का संगठन है। आठवीं है अधिगम क्रियाशील है। इसलिए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यह कथन सही नहीं है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।